नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम कंपनियों के वीडियोस में अंशों की चर्चा कर रहे थे और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है अंशों के प्रकार यानी अंश पूंजी के प्रकार। हम देखते हैं तो पाते हैं कि अंश केवल दो प्रकार की होती है, यानी अंश पूंजी केवल दो प्रकार की होती है। पहला समता अंश, जिसे हम इक्विटी शेयर भी कहते हैं, और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। हर सार्वजनिक कंपनी जो अंशों के द्वारा सीमित कंपनी है उसे अंश जारी करने का अधिकार होता है। वह कंपनी दो प्रकार के अंशों को जनता के मध्य जारी कर सकती है। पहला समता अंश यानी इक्विटी शेयर और दूसरा है पूर्वाधिकार अंश यानी प्रीफरेंस शेयर। पहला समता अंश यानी इक्विटी शेयर। अब हम देखते हैं कि समता अंश क्या होते हैं यानी इक्विटी शेयर क्या होते हैं। समता अंशों से तात्पर्य उस वर्ग के अंशों से है जिनके धारकों को कंपनी की सभा में वोट देने का अधिकार होता है। यानी जो इस कंपनी के जो इस तरह के अंशों को धारण करता है वो कंपनी में वोट दे सकता है, यानी उसके पास ये राइट होता है, उसके पास ये अधिकार होता है। समता अंशधारी कंपनी में किसी भी नए नियम एवं कानूनों पर कंपनी की सभाओं में अपना पक्ष रखने तथा मत देने का अधिकार रखते हैं। यानी अगर कोई भी कंपनी का नियम बन रहा है, कोई भी कानून पारित हो रहे हैं, या फिर कंपनी के मेमोरेंडम में या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी बदलाव किया जा रहा है, या फिर कोई डायरेक्टर आ रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब कंपनी में हो रही हैं तो उसमें क्या होना है और क्या नहीं होना है उसमें वोटिंग्स होती है और उसमें जो निर्णय होते हैं उसमें अपना मत रखने का और वोट करने का अधिकार समता अंशधारियों को होता है, यानी जो लोग समता अंश धारण करते हैं। समता अंशों को जोखिम अंश भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंशधारियों को किसी प्रकार का पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंशियल राइट प्राप्त नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो लोग समता अंश धारण करते हैं, जब कभी भी कंपनी का लिक्विडेशन आता है यानी कंपनी के समापन की स्थिति आती है तो उस समय कंपनी कि जो भी दायित्व होते हैं उन सारे दायित्वों को पूरा करने के बाद से ही अंतिम में इन लोगों को पैसा दिया जाता है। या फिर अगर कंपनी का लाभांश आता है तो कंपनी के लाभांश में भी जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं, उन लोगों को पैसा दिया जाता है। या फिर जब कंपनी का प्रॉफिट्स आता है तो उस समय पहले हम लोग बैंकों में जो हमारे लोन होते हैं उनको देते हैं पैसे, फिर उसके बाद से जो मेरे डिवेंचर होल्डर होते हैं उसको पैसे हम देते हैं, फिर उसके बाद से प्रेफरेंस शेयर को देते हैं, और इन लोगों को हम सबसे बाद में जब पैसा कुछ बच जाता है तब इन लोगों को हम देते हैं, क्योंकि ये कंपनी के वास्तविक रूप में मालिक कहे जाते हैं। इसलिए हम समता अंशों को जोखिम पूंजी भी कहते हैं। समता अंशधारियों को अन्य सभी प्रतिभूतियों जैसे पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र आदि जारी करने से पहले अंश जारी किया जाता है, परंतु भुगतान सभी प्रतिभूतियों के धारकों को भुगतान करने के बाद दिया जाता है। यानी सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर यानी समता अंश जारी करते हैं मार्केट में अपने प्रोस्पेक्टस के द्वारा, लेकिन जब कभी पेमेंट दिया जाता है तो इनको सबसे बाद में पेमेंट किया जाता है। यानी जो मेरे डिवेंचर होल्डर्स होते हैं यानी ऋण पत्र धारक होते हैं उनके बाद और प्रेफरेंस शेयर के बाद में। समता अंशों पर लाभांश का वितरण केवल उसी समय होता है जब कंपनी के द्वारा आदेशित होता है। यानी जब कंपनी के डायरेक्टर्स ये आदेशित करते हैं, ये ऑर्डर देते हैं कि समता अंशधारियों को क्या करना है, लाभांश यानी डिविडेंड देना है, तभी इनको डिविडेंड दिया जाता है। जब कभी कंपनी समापन होता है तब कंपनी के सभी दायित्वों का भुगतान करने के बाद ही शेष राशि का भुगतान समता अंशधारियों को किया जाता है। यानी जो मैंने पहले ही बताया कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा यानी ऐसी स्थिति बन जाएगी कंपनी का समापन करना पड़ सके, तब क्या करते हैं हम लोग सबसे बाद में इन लोगों के पैसों का भुगतान करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, कंपनी के वास्तविक मालिक यही होते हैं। अब देखते हैं कि समता अंशों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला, समता अंश सबसे पहले जारी किए जाते हैं। दूसरा, समता अंशों के लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशधारियों और ऋण पत्रधारियों को भुगतान के बाद किया जाता है। तीसरा, कंपनी के समापन के समय सबसे बाद में भुगतान, यानी जब कंपनी का समापन होता है तो सबसे बाद में भुगतान इन लोगों का हम करते हैं। चौथा, वार्षिक सभा में वोट देने का अधिकार, यानी जब कभी भी एनुअल मीटिंग होती है कंपनी के तो उस समय इन लोगों को वोटिंग देने का अधिकार होता है और अन्य लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है।
पांचवा, बचे हुए लाभ में हिस्सा, यानी जब कंपनी का बचा हुआ लाभ आता है तो इनको हिस्सा मिलता है। अब वो बचा हुआ लाभ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए इसको जोखिम पूंजी भी कहते हैं। यानी मान लीजिए अगर कंपनी का 500 करोड़ का प्रॉफिट आता है तो जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, उनको तो एक निश्चित रकम देनी होती है। तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, इनको थोड़ा सा कम हो सकता है कि इनके पास हिस्सा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट्स, अगर कंपनी डिविडेंड 1000 करोड़ देती है तो उस समय प्रेफरेंस होल्डर्स को तो उतना ही दिया जाएगा, लेकिन जब लाभांश बच जाएगा तो इनको उस समय ज़्यादा मिल जाता है लाभांश के तौर पे। समता अंशों के लाभ, पहला स्थायी पूंजी, ये कंपनी का स्थायी पूंजी होती है। दूसरा, आय पर किसी प्रकार का दबाव नहीं, यानी इनके आय पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। तीसरा, वोट का अधिकार। चौथा, कंपनी की शक्ति और विकास का सूचक होता है ये समता अंश। यानी जो समता अंशधारी होते हैं वो पैसा फिर से मांगते नहीं हैं, जो कंपनी का लिक्विडेशन होता है तभी इनको पैसा दिया जाता है। असीमित रूप में पूंजी का एकीकरण, यानी जो भी समता अंशधारी होते हैं उनकी पूंजी का हम लोग एकीकरण करते हैं। छठवां, कंपनी की संपत्ति पर किसी प्रकार का दबाव नहीं, जिसको मैंने पहले ही समझा दिया आपको। सातवां, सीमित दायित्व, समताधारियों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, और सीमित दायित्व क्या होता है उसका वीडियो मैंने अलग से बना के डाल दिया, इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं। आठवां, अधिकार अंशों के जारी होने पर स्वीकृति का अधिकार। कभी भी अधिकार अंश जारी होते हैं कंपनी की तो उस समय जो भी समताधारी होते हैं उनको सबसे पहले ये अधिकार अंश दिए जाते हैं कि आप क्या ये लेना चाहते हैं। अगर वो लेना चाहेंगे तो सबसे पहले अधिकार अंश दिया जाएगा, जिसे हम राइट शेयर्स के नाम से भी जानते हैं। अधिकारांश क्या होता है इसका वीडियो मैं अलग से बना के आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि अधिकार अंश भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नौवां, लाभांश पर कर नहीं, डिविडेंड पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 10वां, अत्यधिक लाभ की स्थिति में अत्यधिक लाभांश, अगर कंपनी को अत्यधिक लाभ होता है तो लाभांश भी समता अंशधारियों को ज्यादा मिलता है। समता अंशों की सीमाएं, यानी समता अंश अगर आप लेते हैं तो कौन कौन सी कमियां आपको देखने को मिलती हैं वो हम लोग जान लेते हैं। पहला, नियंत्रण का दुरुपयोग। दूसरा, अत्यधिक लागत। तीसरा, लोचकता नहीं होती है इसमें। चौथा, अत्यधिक पूंजीकरण हानिकारक होता है, यानी कंपनी यदि क्या करती है बहुत सारे अंश जारी कर सकती है जो समता अंश होते हैं, तो कंपनी अपने कंपनी में बहुत सारे लोगों को हिस्सा दे देती है, ये कंपनी के लिए बहुत ही हानिकारक है। पांचवा, अत्यधिक जोखिम, इसमें क्या होता है कि जोखिम बहुत ज्यादा होता है समता अंशधारियों के लिए। दूसरा, पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर। पूर्वाधिकार अंशों से तात्पर्य उन अंशों से है जिनमें अंशधारी को कंपनी में पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। अब यहाँ पे पूर्वाधिकार का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में प्रॉफिट्स होता है, तो उस प्रॉफिट्स को जब हम डिविडेंड के रूप में यानी लाभांश के रूप में शेयर होल्डर्स के बीच में जब बांटेंगे तो जो हमारे पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं उनको सबसे पहले पैसा दिया जाएगा। किससे? जो हमारे समता अंशधारी होते हैं उनसे पहले पैसा दिया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश, इसलिए इसको हम पूर्वाधिकार कहते हैं, यानी इन शेयर होल्डर्स को पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। और यहाँ पे एक और कंडीशन आता है कि जब कभी भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, यानी कंपनी का समापन होता है, तो जब कंपनी के एसेट्स को बेचा जाता है और कंपनी के लायबिलिटीज को सेटअप किया जाता है, तो उस समय भी सबसे पहले पैसा हम क्या करते हैं, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं समतांशों से पहले, समतांशधारियों से पहले। पूर्वाधिकार अंशों पर प्राप्त पूर्वाधिकार दो स्थितियों में प्राप्त हो सकता है। पहला, लाभांश वितरण में, यानी जब कभी भी लाभांश दिया जाएगा तब। दूसरा, कंपनी समापन के समय पूंजी के वितरण पर। पूर्वाधिकार अंशधारियों को किसी भी प्रकार से कंपनी की सभाओं में वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। अब जो स्थितियां मैंने बताई उसको मैंने अर्थ समझाते ही आपको बता दी हैं। अब देखते हैं पूर्वाधिकार अंशों के लाभ। पहला, जोखिम से रक्षा, क्योंकि इनको सबसे पहले लाभांश दे दिया जाता है तो कोई जोखिम होती ही नहीं है। लोचकता, कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पैसे को हम एक निश्चित समय के बाद दे देते हैं,
इसलिए इसमें लचकता बनी रहती है। तीसरा, प्रबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, यानी जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ये राइट्स नहीं होता है कि वो क्या कर सकें, वोटिंग कर सकें। और जब वो वोटिंग नहीं कर सकेंगे, कंपनी की मीटिंग्स में नहीं जाके बैठ सकेंगे, तो क्या करेंगे, वो किसी तरीके से मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। चौथा, लाभ पर दबाव नहीं, यानी जितना इनको पहले से डिसाइड होता है कि कितना इनको लाभांश देना है उतना ही इनको मिलता है। यानी अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको 12% या 10% या 8% ही इंटरेस्ट दिया जाना है, यानी लाभांश दिया जाना है, तो उनको उतना ही दिया जाएगा, चाहे कंपनी का प्रॉफिट्स 5 लाख रुपए आए या 5 रुपए आए या कंपनी का प्रॉफिट्स 5 करोड़ रुपए आए। उससे मतलब नहीं होता है, जितना इनको पहले से डिसाइड होता है उतना ही प्रॉफिट्स को हम देते हैं, लाभांश देते हैं। इसलिए हमारी कंपनी के लाभ पर किसी भी तरीके से कोई भी दबाव नहीं आता है। पांचवा, संपत्ति पर दबाव नहीं, क्योंकि इनको पैसे हम लाभांश के रूप में देते हैं। और लाभांश कब दिया जाता है, जब कभी कंपनी का प्रॉफिट्स होता है तभी लाभांश दिया जाता है। और इसमें भी डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि लाभांश किसको कितना दिया जाना है। तो जब कभी भी कंपनी का प्रॉफिट्स नहीं होता है तो इनको क्या करेंगे, हम लाभांश नहीं देंगे तो ये किसी भी तरीके से हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे कि आप हमें एसेट को दे करके या बेच करके किसी तरीके से उसको रियलाइज करके हमको पैसा दीजिए। लेकिन जबकि जो हमारे डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, जो हमारे बैंक लेंडर्स होते हैं, जिन्हें जिस तरीके से हमने डिवेंचर होल्डर से या बैंकों से कर्जा लिया होता है, तो हमारे बैंक और डिवेंचर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर दबाव बना सकते हैं कि भाई तुमने डिसाइड किया था कि ईयरली या मंथली मेरे को देना है, इंटरेस्ट देनी है, तो अगर आप नहीं दे पाएंगे कंपनी वाले तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एसेट्स को बेच करके बैंकों का लोन और जो हमारे डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो कर्जदार हम बने हुए हैं डिवेंचर होल्डर्स के, ऋण पत्र धारियों के, उनके पैसे को हमें लौटाना पड़ेगा एक निश्चित समय में। और हमारे जो प्रेफरेंस होल्डर्स हैं उनको पैसा हमको लौटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नियमित लाभांश, जितना इनका लाभांश सेट होता है पहले से, हमको इनको उतना ही केवल देना पड़ता है, उससे ज़्यादा हमको नहीं देना होता है इनको लाभांश। अब हम देखते हैं पूर्वाधिकार अंशों की सीमाएं, यानी पूर्वाधिकार अंश जो हैं उनकी कौन कौन सी कमियां हैं, उनमें कौन कौन सी कमियां हैं यदि हम पूर्वाधिकार अंश लेते हैं तो, और जिसको हम इंग्लिश में लिमिटेशन या डिसएडवांटेज के नाम से भी जानते हैं। पहला, महंगा। दूसरा, कानूनी अड़चनें। तीसरा, स्थायी बोझ, यानी जब कभी भी हम क्या करते हैं, कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इनवाइट करते हैं तो वो हमारे ऊपर किसी ना किसी तरीके से स्थायी बोझ बढ़ जाती है। चौथा, वोट का अधिकार नहीं, ये भी शेयर होल्डर्स ही हैं लेकिन इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता, इसलिए मैनेजमेंट में ये किसी तरीके से दखल नहीं दे सकते हैं। हालांकि जो कंपनी के नियम एवं कानून हैं उनको देख करके ये कंपनी में इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से वोटिंग्स में ये भाग नहीं ले सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में ये हिस्सा नहीं ले सकते हैं। पांचवा, पूंजी अधिमूल्यन नहीं, यानी कहने का मतलब है कि अगर जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी में पैसा जब लगाएंगे, तो जब वो कंपनी उनको पैसा देगी तो किसी भी तरीके से उनकी पूंजी में बढ़ोतरी नहीं होती है। यानी अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं एज ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो जब आप कंपनी आपको पैसे देगी, यानी एक निश्चित समय के बाद से, यानी 20 साल के बाद से या 25 साल के बाद से, तो उस समय आपको वो 5 लाख रुपए ही देगी। ऐसा नहीं है कि आपको वो इंटरेस्ट लगा करके 15 लाख या 20 लाख रुपए देगी। हालांकि आपको लाभांश हर साल मिलेंगे कंपनी के प्रॉफिट से या डिविडेंड से। छठवां, लाभांश पर अस्थायी रूप से कोई गारंटी नहीं होती है, यानी जो हमारा लाभांश है हमें हर साल मिलना है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट आएगा तभी कंपनी हमको लाभांश अलॉट करेगी। और उसमें भी जो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसमें हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितना लाभांश दिया जाना है और दिया भी जाना है कि नहीं दिया जाना है। इसकी चर्चा जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की चर्चा करेंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।